सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इससे पुराने वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो बोहर ने अपना मॉडल दिया था उसका क्या ड्रॉबैक था, क्या लिमिटेशन थी। ओके, उसने इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल का ही कैटेगरी दिया, उसने इलेक्ट्रॉन को का वेव कैरेक्टर कंसिडर नहीं किया था, स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग यानी ज़ीमैन स्टार्क इफेक्ट वो समझा नहीं पाया था। ठीक है, उसके बाद हमने डील किया था क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी से। ओके, जिसने वेव थ्योरी को पूरी तरह से क्या कर दिया था, फेल कर दिया था। मैक्स प्लैंक ने ये थ्योरी रखी थी दुनिया के सामने। मैक्स प्लैंक ने बताया था कि जो वेव होता है उसके अंदर से वेव करेक्टर नहीं होता, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसके अंदर से वेव करेक्टर नहीं होता, उसमें वेव के साथ साथ पार्टिकल करेक्टर भी होता है। ओके, और जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है वो एक रेडिएशन नहीं होती, एक वेव नहीं होता, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम फोटोन के नाम से जानते हैं। ओके, और हर एक फोटोन की अपनी एक एनर्जी होती है। यहीं पर ही जो लाइट है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, उसका पार्टिकल करेक्टर एक और एक्सपेरिमेंट ने कंफर्म किया था, वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके लिए आइंस्टाइन ने अपने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी थी। तो आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस तरह से मैक्स प्लैंक ने कहा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वेव के साथ साथ उसके अंदर क्या पार्टिकल करेक्टर भी है, तो वहीं पर एक और साइंटिस्ट आया, डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली बोहर का ही स्टूडेंट था। उसने यहाँ पे क्या बताया कि जैसे वेव के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक वेव है, उसके अंदर एक पार्टिकल करेक्टर है, उसी तरह ही जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पार्टिकल है, लेकिन उसके अंदर भी क्या होता है, वेव करेक्टर होता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन के जिस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट के अंदर डुअल करेक्टर होता है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन के अंदर भी क्या होता है, डुअल करेक्टर होता है। ओके, और इसने यहाँ पे कंसेप्ट रखा दुनिया के सामने डुअल करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ओके, और इसने एक वेव के बारे में बताया जिसे कहा गया मैटर वेव, पायलट वेव, और इसी के नाम को ऑनर करने के लिए डी ब्रॉगली वेव। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। देखो, हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि एक प्रपोजल रखना, एक आइडिया रखना। ठीक है, इसने क्या कहा था, every subatomic particle while in motion exhibit wave character with it। ठीक है, और ऐसे के वेव को नाम दिया गया मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव या पायलट वेव। तो ये कैसे होते हैं बेटा, इट इज द वेव एसोसिएटेड विद पार्टिकल करेक्टर। ठीक है, एसोसिएटेड विद पार्टिकल करेक्टर। ओके, जो वेव पार्टिकल से मिलके बनी हो। ठीक है, ध्यान दो, जो वेव पार्टिकल से मिलकर बनी हो। वेव के अंदर तो पार्टिकल करेक्टर होता है, लेकिन ऐसी वेव जो पार्टिकल से मिलकर बनी हो, यानी कि पार्टिकल पूरे वेव की तरह ही जा रहे हैं आपके। ठीक है, तो हुआ क्या, यहाँ पर इसने क्या कहा कि जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब जब मूव करते हैं, फास्ट मूविंग है, तो ये जब मूव करते हैं तो इनके अंदर कौन सा करेक्टर होता है, वेव करेक्टर होता है। ठीक है, इनके अंदर कौन सा करेक्टर होता है, वेव करेक्टर होता है, क्योंकि ऑब्वियस पार्टिकल है तो इनका मास भी होगा। ठीक है, तो इसने क्या बोला, द वेव लेंथ ऑफ सच सब एटॉमिक पार्टिकल is given by lambda equal to h upon mv। ये इसने इक्वेशन दी। यहाँ पे h जो था वो था प्लैंक कांस्टेंट, वैल्यू आपको अब तो याद होगी 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। m था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और v क्या था, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल, बेसिकली इलेक्ट्रॉन को लेकर चलते हैं। ठीक है, और लैम्डा क्या है बेटा, इसका वेव लेंथ। ध्यान दो, जिसकी वेव लेंथ होती है उसका अपना एक वेव करेक्टर होता है। ठीक है, सो इसने क्या कहा कि जो छोटे पार्टिकल है जब वो मूव करेंगे तो उनके अंदर कौन सा करेक्टर होगा, वेव करेक्टर होगा। ओके, जिसकी वेव लेंथ हम इस तरह से दे सकते हैं।
फाइन। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या आई कि प्लैंक ने कहा था कि जो वेव है उसके अंदर पार्टिकल करेक्टर है, इसने कहा था कि जो पार्टिकल है उसके अंदर क्या होता है, वेव करेक्टर होता है। और इनफैक्ट सभी पार्टिकल के अंदर क्या होता है, वेव करेक्टर होता है इन मोशन, ठीक है, इन मोशन। इसने जो बताया था कि इलेक्ट्रॉन का एक डुअल करेक्टर, मतलब इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल तो है ही, ये तो हमें पता ही है, सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव करेक्टर भी है। और ये प्रूव हो गया था, द वेव करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन was proved by Germer and Davison experiment, Davison diffraction experiment, ठीक है। डेविसन जर्मन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था डिफ्रैक्शन का इलेक्ट्रॉन पर, और वो प्रूव हो गया था, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करता है, जबकि डिफ्रैक्शन क्या है, एक वेव की प्रॉपर्टी है। तो इससे पता था कि इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या है, एक वेव करेक्टर है। सो इसकी हाइपोथेसिस क्या थी, कोई भी जो पार्टिकल मूव करेगा उसके अंदर कौन सा करेक्टर होगा, वेव करेक्टर होगा, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, वेव करेक्टर। और ऐसे पार्टिकल जो जिसके अंदर वेव करेक्टर है उसका वेवलेंथ दिया जाएगा इससे, लैम्डा इज h अपॉन एम वी, वेयर एम इज़ द मास ऑफ दैट पार्टिकल, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन लेके चल रहे हैं, v इज़ वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन लेके चल रहे हैं, h इज़ प्लैंक कांस्टेंट, लैम्डा इज़ वेवलेंथ। ओके, सो बेसिकली उसका जो कंसेप्ट था वो था किस पर, डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर इसका कंसेप्ट था। ओके, नोट डाउन फास्ट। चलो जी, अब बात करते हैं हम आगे की। तो जी इसने दिया लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम बी का कंसेप्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट। अब इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा हम आगे करते हैं, ठीक है। इसने कहा फॉर पार्टिकल, अगर कोई सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो लैम्डा का फॉर्मूला होगा h अपॉन एम बी। लेकिन अगर फॉर रेडिएशन है, लैम्डा होगा h अपॉन एम सी, ठीक है। बेसिकली इसने क्या किया था, इसने प्लैंक के ही कंसेप्ट को लिया था, ठीक है, प्लैंक का ही कंसेप्ट था, जो प्लैंक अकॉर्डिंग टू प्लैंक के हिसाब से जो मोमेंटम था, ठीक है, जो मोमेंटम था वो h अपॉन लैम्डा था, ठीक है, वही इसने यूज़ किया था बेसिकली, ठीक है। मोमेंटम जो था, जो क्या कहते हैं, जब वेव एज ए पार्टिकल के रूप में मूव करता है तो उसका जो मोमेंटम होता है वो h अपॉन लैम्डा होता है, और उसने वही चीज़ यूज़ की कि लैम्डा जो है h अपॉन एम बी हो जाएगा फॉर पार्टिकल के लिए, ठीक है। सो ये दो फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक एक करके हम इस पर डील करते हैं। इसमें बेटा सबसे पहले आता है आपका डेरिवेशन आता है, कहेगा डिराइव लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम सी, ये पहला डेरिवेशन है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे हम यहाँ पर, ध्यान दो बेटा, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, उसने कहा था E होता है mc², ठीक है। और अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू प्लैंक, E होता है h न्यू। तो अगर हम कंपेयर करें एनर्जी टू एनर्जी, तो हमारे पास जो आता है वो क्या आता है बेटा, mc² इक्वल टू h न्यू। नाउ सिंस वी नो न्यू होता है c अपॉन लैम्डा, तो हम लिख सकते हैं mc² इक्वल टू sc अपॉन लैम्डा, c से c, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, h अपॉन mc, ठीक है, नोट डाउन। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब कई बार क्या होता है कि जो यहाँ पर वो कुछ और डेरिवेशन पूछता है, दूसरी डेरिवेशन यहाँ पर जो ये पहली डेरिवेशन थी, ठीक है, पहली डेरिवेशन जो थी वो थी लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम सी प्रूफ करना। सेकेंड डेरिवेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लैम्डा या डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। अब देखो ये कैसे करेंगे बेटा, हम जानते हैं लैम्डा होता है h अपॉन एम बी, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है।
तो अगर मैं यहाँ पर इसको लिखूँ तो ये हो जाएगा बेटा 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m इक्वल टू वी स्क्वायर, और यू कैन राइट v इक्वल टू √2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन में m। ठीक है, अब अगर इस v को मैं यहाँ रख दूँ तो लैम्डा क्या हो जाएगा h अपॉन m √2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन में m, और यू कैन राइट लैम्डा इक्वल टू h अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी। ये हो जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि लैम्डा h अपॉन m भी होता है, v जो है यहाँ 2 काइनेटिक एनर्जी बाई m हुआ, अंडर रूट ले लिया हमने यहाँ पर और यहाँ पर रख दिया 2 का। अब देखो ऊपर नीचे रैशनलाइज करेंगे तो m करके आएगा, यहाँ पर आएगा m स्क्वायर का अंडर रूट होता है m से m कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा। तो ये एक और रिलेशन आ गया, नोट डाउन। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ कर देता हूँ मैं। देखो मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और अगर यही पोटेंशियल डिफरेंस जीरो जाए तो इसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कह देते हैं हम। ठीक है, अब अगर मैं इस यहाँ पे Q क्या है चार्ज, V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर बेटा इसको मैं यहाँ रख दूँ तो मेरे पास जो लैम्डा होगा वो क्या आ जाएगा h अपॉन में 2m q v, ये आ जाएगा। देखो ठीक है, आप Q ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये q v या यही काइनेटिक एनर्जी को आप e v भी कर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ही होता है पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए जितना पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं उसी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, तो क्यू भी ले सकते हो, ई भी ले सकते हो, डोंट गेट कन्फ्यूज। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर इसको देखूँ, यहाँ पर मैं सारी वैल्यू रखूँ, ध्यान दो, एच रख रहा हूँ 6.626 10⁻34 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख रहा हूँ 9.1 10⁻31 और चार्ज इलेक्ट्रॉन रख रहा हूँ 1.602 इंटू 10⁻90 और अंडर रूट भी अलग कर रहा हूँ। ठीक है, और अंडर रूट में यहाँ पे भी क्या कर रहा हूँ अलग कर रहा हूँ। अगर मैं इस तरह से करता हूँ तो यहाँ पे ये कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी एक वैल्यू आ जाएगी, जो वैल्यू आएगी आपकी बेटा 12.24। ठीक है, 12.24 करके एक वैल्यू आ जाएगी आपकी, और क्योंकि ये जो है ना इसको आप डिवाइड करोगे तो 12.24 आएगा अंडर रूट वी, ये आएगा बेटा आपका एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, नोट डाउन। ठीक है, ये आपका किस में आएगा एंगस्ट्रॉम में आएगा। 12.24 मैंने लिया है, आप जैसे मैंने आपको कहा कि मैं अपनी तरफ से इसलिए ले रहा हूँ, इवन नंबर में इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो होगा वो इवन यहाँ पर ना नंबर नॉर्मली ऐसे ही होते हैं, 10 वोल्ट 20 वोल्ट 22 वोल्ट ऐसा होगा, तो इवन नंबर जल्दी कर सकता है। आप चाहो तो इसको ईजी करने के लिए 12.20 भी ले सकते हो, 12.25 भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन 12.2 इज़ मस्ट, समझे, 12.2 तो लेना ज़रूरी है। आगे आप 4 लो 5 लो, इनफैक्ट 0 लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 12.2 लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जल्दी नोट करो। और अगर आप इसको करना चाहते हो तो आप एक चीज़ और क्या कर सकते हो, इसको ले सकते हो 150 अपॉन में वी अंडर रूट, ये भी ले सकते हो। ठीक है, दिख रहा है पूरा, लेट मी चेक। तो आप ऐसा लिख सकते हो 150 होल अंडर रूट ऑफ 150 बाई वी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यानी कि मान लो आपको दे दिया 50 वोल्ट है, हाँ, तो कितना आया, डिवाइड कर दोगे 3 एंगस्ट्रॉम, रूट 3 क्या होता है 1.732 होता है, एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट यही आता है, 150 का स्क्वायर रूट करोगे तो आएगा 12.24 ही आएगा। ओके, लिख लिया होगा, चलो आगे बढ़ते हैं हम। तीसरे नंबर पे एक चीज़ और क्या आती है बेटा, देखो जो बोहर की थ्योरी थी, अकॉर्डिंग टू बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन, याद होगा मैंने कह रहा था क्वांटाइजेशन कंडीशन, उसने क्या कहा था कि जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम वो कहता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई होता है।
ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ एंगुलर मोमेंटम क्या था, मैंने बताया था एम बी आर, मैंने करके देखा था एम बी आर बी आर साइन थीटा होता है, साइन थीटा क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा एन एच अपॉन में 2 पाई, ठीक है, ओके। अब ज़रा यहाँ पर ध्यान दो, अगर मैं 2 पाई को यहाँ ला दूँ और एम बी को यहाँ ला दूँ तो 2 पाई आर इक्वल टू एन एच अपॉन में एम बी। वॉट इज़ दिस? दिस इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो गया। सो यानी कि 2 पाई आर क्या होता है, और ये क्या होता है बेटा, ये होता है सरकमफेरेंस, तो ये हो जाएगा एन लैम्डा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जैसे ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे नहीं घूम रहा, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे घूम रहा है, यूँ, ठीक है, यूँ घूम रहा है इलेक्ट्रॉन इस तरह घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का जो जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका जो सरकमफेरेंस होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है एक सरकमफेरेंस में, वो किसके सरकमफेरेंस, उसका जो सरकमफेरेंस किसके बराबर होगा, एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स वेवलेंथ, यानी कि वेव कैरेक्टर है इसका मतलब वो कभी इन फेस कभी आउट ऑफ फेस होगा। और यही इसका जो होता है वेव, जो ये वाला पार्ट है ना, यही वेव फंक्शन कहलाता है, ये वाला पार्ट, ठीक है। अभी ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हम डिस्कस करेंगे, ओके। नोट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। कई बार पूछ लेते हैं कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस है, क्या वो क्या कहते हैं, ये वैलिड थी, वैसे ये पूरी वैलिड थी, आगे वैलिड, जैसे मैंने कहा डेविसन जर्मन की वजह से ये वैलिड हो गई। और डी ब्रॉगली की जो हाइपोथेसिस है वो पूरी तरह वैलिड थी, इनफैक्ट वो लॉ बन गया। हाइपोथेसिस प्रपोजल होता है, एक आइडिया होता है, बाद में वो लॉ बन जाता अगर उसको प्रूफ मिल जाता तो क्या डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस या डी ब्रॉगली की जगह जो लॉ है, क्या ये क्या कहते हैं डेली ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। क्या डेली ऑब्जेक्ट में भी क्या पार्टिकल कैरेक्टर होते हैं? तो इसने ये कहा था कोई भी पार्टिकल जो होगा उसके अंदर वेव कैरेक्टर होगा। हाँ, पार्टिकल मेरे अंदर वेव कैरेक्टर है, दिस इज पार्टिकल, इसके अंदर वेव कैरेक्टर है, बट जो वेव कैरेक्टर है अगर वो कम है तो उसके अंदर पार्टिकल कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और किसी के अंदर का पार्टिकल कैरेक्टर कम है तो उसके अंदर वेव कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ध्यान से सुन लो, ओके। एवरी पार्टिकल हैज़ वेव करेक्टर, मीन्स डुअल करेक्टर, वेव भी है पार्टिकल भी है। अगर उसका वो पार्टिकल करेक्टर उसके अंदर कम है तो हम कहेंगे वो वेव के रूप में एक्ट कर रहा है, अगर वेव का करेक्टर कम है तो हम कहेंगे पार्टिकल रूप में एक्ट कर रहा है। अब ये किससे डिसाइड होता है, ये होता है मास से। किसी पार्टिकल का मास बहुत बड़ा है तो उसके अंदर वेव करेक्टर कम होगा, इनफैक्ट नहीं नेग्लिजिबल होगा बहुत कम होगा, हम उसको उसकी वेवलेंथ हम फाइंड नहीं कर सकते। और अगर किसी पार्टिकल का मास बहुत छोटा है तो उसका वेव कैरेक्टर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, 9.1 × 10⁻³ kg होता है, ओके। तो इसलिए उसके अंदर वेव कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर मैं जो कंपेयर करना हो कि भाई एक क्रिकेट बॉल से या एक फुटबॉल से और एक इलेक्ट्रॉन से, कि दोनों में किसके अंदर वेव कैरेक्टर ज़्यादा है, तो मैं कैसे पता करूँगा, मैं दोनों की वेवलेंथ निकालूंगा और उस वेवलेंथ को निकाल कर मैं कंपेयर करूँगा, देखूँगा कि वो जो वेवलेंथ है वो किस रेंज में आ रही है। आपको याद होगा मैंने आपको एक रेंज बताया था कॉस्मिक वाला, याद आ गया, कॉस्मिक वाला बताया था, एक्सरे, ठीक है, और क्या कहते हैं उसका अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सारी चीज़ बताई थी मैंने आपको, ठीक है, याद कर लो। कॉस्टली गाड़ी XUV इन मोटर रेस, ठीक है। अब देखो मैं वहीं प्रूव कर रहा हूँ, कैसे प्रूव करेंगे डेली ऑब्जेक्ट को। देखो यहाँ पर कंसिडर करते हैं एक क्रिकेट बॉल, ठीक है, एक ले लिया मैंने क्रिकेट बॉल जिसका मास है, मान लेते हैं 100 ग्राम, इजी कर रहे हैं, और इसकी वेलोसिटी है मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो लैम्डा होता है H/mv, H हो गया 6.626 10⁻34, मास ध्यान दो ये किलोग्राम में होना चाहिए, तो ये 100 है तो 100/1000, वेलोसिटी है 20। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये 0.1 आता है, इस पॉइंट से ये भी कैंसिल हो जाता है। तो अगर हम डिवाइड करते आता है 3313 × 10⁻34 मीटर। एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में हम इसको फाइंड करेंगे। आपको याद होगा जो रेंज थी वो विजिबल की तो 400 से 750 थी, ठीक है। ऑब्वियस है 1 नैनोमीटर से शुरू होना चाहिए जो भी वेवलेंथ होगा, है ना।
तो देखो यहाँ पर जो हिसाब किताब बनता है, जो ये जो मीटर का है, इसको आप एंगस्ट्रॉम में कर सकते हो। कैसे? इंटू 10⁻10। तो कितना आएगा बेटा? 3.313 इंटू 10⁻24 एंगस्ट्रॉम। बहुत ही छोटी है। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10⁻31 kg। वेलोसिटी होती है 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। बोर्ड ने निकाली थी। आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं यहाँ पर उसका, ठीक है, पता चल जाएगा। तो लैम्डा आ जाएगा h 6.626 10⁻34 अपॉन में 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 2.18 इंटू 10⁶, ठीक है, इंटू 10⁻10 ले लो एंगस्ट्रॉम के लिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, -31 देखो 6.626 अपॉन 9.1 इंटू 2.18 इंटू 10⁻34 प्लस 31 माइनस 6 प्लस 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा जी आपका, अगर मैं इसको लेता हूँ लगभग 2.6 और ये 10 लेता हूँ तो 2600, तो 6.626 अपॉन में ये ले लेते हैं 9 और ये ले लेते हैं 9, ठीक है। 9 में 81 और 9 दूनी 18 और 8 26, तो ये हो जाए इतना, ओके। और यहाँ पर मैंने ले लिया है आपका कितना आ गया? 31 10 41 और यहाँ 40 -1, है ना। तो अगर ये पॉइंट हटता है तो यहाँ पर 00 आता है, यहाँ पॉइंट हटता है तो यहाँ पर 000 आता है। तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका -2। अब इसको आप सॉल्व कर दो, ठीक है। कितने से आएगा? 3 से आएगा लगभग 33, है ना, 1, है ना। तो देखो इतना कुछ रेंज आ रही है, कुछ रेंज बन रहा है, ठीक है। अगर हटा दे, कुछ रेंज बन रहा है, कुछ रेंज बन रहा है एंगस्ट्रॉम में। यहाँ तो बहुत ही कम बन रहा था, बहुत ही कम। यहाँ कुछ रेंज बन रहा है एंगस्ट्रॉम में। इसका मतलब इस वेवलेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। सो दिस वेवलेंथ is very small, so cannot predicted। ये मेजरेबल है, मेजरेबल वेवलेंथ है, ठीक है, इसलिए इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, नोट डाउन फास्ट। चलो जी, तो ये था डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर डेली ऑब्जेक्ट एज डेली ऑब्जेक्ट आर वेरी लार्ज इन साइज, ठीक है, बट इट इज़ एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एज देयर मास इज़ वेरी स्मॉल। ओके, चलो जी, अब हम बात करते हैं आपके हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ये क्या कहता है? ये कहता है इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम, और आप वेलोसिटी भी कह सकते हो, ऑफ अ मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल, ऑफ अ मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल simultaneously with perfect accuracy। लेट मी चेक, दिख रहा है ढंग से? साइमल्टेनियसली विथ परफेक्ट एक्यूरेसी। ओके, तो ये इट इज़ इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता कि हम एक किसी सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के दोनों चीज़ एक साथ निकाल पाएँ। अगर हम उसकी पोजीशन निकाल सकते हैं तो हम उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, अगर हम उसकी वेलोसिटी निकालते हैं तो हम उसकी पोजीशन निकाल सकते हैं। ओके, तो ये था मैथमेटिकली इसने कैसे रखा था। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था बोर का, बहुत बड़ा ड्रॉबैक। डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई।
ठीक है। यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी और एरर इन पोजीशन, और डेल्टा पी क्या था बेटा, अनसर्टेनिटी और एरर इन मोमेंटम। ठीक है, यानी ये जो प्रोडक्ट है ये h/4 से ज़्यादा होगा या h/4 के बराबर होगा, उससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, यानी h/4 से या तो ज़्यादा होगा अनसर्टेन, यानी कोई एक चीज़ सर्टेन है तो दूसरी अनसर्टेन होगी, श्योर, समझे। अब क्योंकि हम जानते हैं जो मोमेंटम होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, m डेल्टा वी। यहाँ पे डेल्टा m नहीं होगा क्योंकि मास इज़ अ कांस्टेंट। ठीक है, मास एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी है, तो डेल्टा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, m डॉट डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल अपॉन h/4 पाई। तो ये एक इक्वेशन है और एक ये दूसरी इक्वेशन है। नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो जी। अब देखो बेटा, इसके कुछ और बनती हैं डेरिवेशन, इसको भी कर लेते हैं, फिर इसके एप्लीकेशन पे आएंगे। और एक न्यूमेरिकल बनता है इस पर, देखो क्या था, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई, ये था। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। देखो बेटा, ये इक्वेशन है, अगर मैं इस इक्वेशन को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो क्या आएगा, डेल्टा टी, दिस इज चेंज इन टाइम, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो आपका होता है फोर्स, तो आप लिख सकते हो डेल्टा टी डेल्टा एक्स डेल्टा ई ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई, अनसर्टेन एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी, और ये जो आपका ये है क्या कहते हैं, टाइम। ठीक है, एनर्जी कह रहा हूँ, ये फोर्स हुआ ना, फोर्स। ठीक है, रेट ऑफ चेंज मोमेंटम क्या होगा, फोर्स। ठीक है, फोर्स इनटू टाइम इट्स योर एनर्जी, तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा ई हो गया बेटा। ठीक है, वेरी सॉरी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स होता है। ठीक है, एंड फोर्स इनटू टाइम क्या होता है, आपका एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका डेल्टा ई, यहाँ पे क्या बन गया आपका, अनसर्टेनिटी और एरर इन एनर्जी। ठीक है, ओके। नाउ एक और चीज़ देखो, हम जानते हैं लैम्डा होता है h/p। ठीक है, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/ में लैम्डा हो जाएगा, p इक्वल टू क्या है, h/ में लैम्डा। ठीक है, p क्या हो गया आपका, h/ में लैम्डा। अगर अब बेटा यहाँ पर हम डेरिवेशन करते हैं, ठीक है, डेरिवेशन करते हैं डेल्टा p, तो यहाँ पर डेल्टा p अगर आप करते हो तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप देखो तो ये है लैम्डा की पावर -1h। ठीक है, आपको याद होगा एक्स एन की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है n x की पावर n-1, यही होता है ना, डेरिवेटिव ऑफ n क्या होता है, n x की पावर n-1। तो अगर हमें इसको लिखना है तो हम लिख सकते हैं डेल्टा, तो जैसे ये है मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है, इजी करने के लिए, तो डेल्टा p इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 लैम्डा -2 d लैम्डा h। देख लो यहाँ तक, ठीक है, डी है डेल्टा लैम्डा मतलब। ठीक है, अब इस डेल्टा लैम्डा को यहाँ कर दे तो डेल्टा p अपॉन में डेल्टा लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 अपॉन लैम्डा का स्क्वायर इंटू में h। नेगेटिव चीज़ हम कभी लेते नहीं हैं एरर में, कोई भी वैल्यू में। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे डेल्टा p अपॉन में डेल्टा लैम्डा इक्वल टू में h अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, अब हम जानते हैं डेल्टा x डॉट डेल्टा p क्या होता है, h/4 पाई होता है। तो अगर मैं यहाँ पर डेल्टा p की वैल्यू ये रख देता हूँ, डेल्टा p की वैल्यू मैं ये रख दूँ, तो यहाँ से डेल्टा p क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर से सिंपल डेल्टा p आ रहा है h अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू डेल्टा लैम्डा। तो अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ
तो डेल्टा एक्स डॉट एच अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू डेल्टा लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब यहाँ पर एच से एच कैंसिल हो जाएगा, यानी कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 4 पाई। अनसर्टेन वेवलेंथ, नोट डाउन। सारी डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर एक पॉइंट को ध्यान समझना। जब भी डेल्टा आता है मतलब एरर आ गया, अनसर्टेनिटी आ गई, यू आर नॉट सर्टेन अबाउट दैट वैल्यू। ओके, इस पर एक क्वेश्चन भी आता है कि हाउ विल शो दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट प्रेजेंट द न्यूक्लियस, और मैं करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं हम। देखो ध्यान से समझना, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है इसकी? एप्लीकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, देखो पहला, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, कैन नॉट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, देखो ये न्यूक्लियस है बेटा, ओके, ये न्यूक्लियस है। ओके, अब इसका जो साइज, इसका जो अनसर्टेन, जहाँ इसका जो साइज़ होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर। इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है। ओके, तो इसका मतलब जो अनसर्टेनिटी होगी, जो अनसर्टेनिटी होगी यहाँ पर पोजीशन की, वो क्या होगी? 10⁻⁻15 मीटर। मतलब इलेक्ट्रॉन यहीं कहीं मिल सकता है अगर न्यूक्लियस में है तो, यानी कि अनसर्टेन पोजीशन न्यूक्लियस की होगी 10⁻⁻15 मीटर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो डेल्टा वी डॉट एम डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा? एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वी इक्वल टू 6.626 10⁻34 अपॉन 4 पाई होता है 22/7, मास 9.1 10⁻31 और डेल्टा एस 10⁻15। अब ध्यान दो बेटा, कुछ कैलकुलेशन याद रख लो, इसको आपको मल्टीप्लाई करके ना बेटा आता है 0.0575 इंटू 10 पावर। अगर आप यहाँ पर सॉल्व करते हो, ये -34 है, -31 -15, तो ये कितना 46 और 12 हो गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो डेल्टा वी आ जाएगा आपका 0.0575 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। नहीं, ठीक है, 46/12 है ना, 46 हो गया ना, और यहाँ पे 14, 12 हो गया, 10। हाँ, तो देखो ये आ जाएगा इतना, तो इसको आप ले सकते हो 12 आएगा ना यहाँ पर 12, ठीक है, 12 आ जाएगा। अब इसको ले सकते हैं 5.75 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से सुनो, यानी कि जो अनसर्टेनिटी वेलोसिटी है वो इतनी है, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसमें एरर इतना होगा। अब किसी भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन, वो लाइट के या तो बराबर हो सकती है, लाइट से कम हो सकती है, लाइट के ज़्यादा नहीं हो सकती। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या आ रही है? सिंस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम आउट टू बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है जी कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो, कोई भी पार्टिकल जो है लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा मूव करे। नोट डाउन करो जी। सो अगर आपको प्रूव करना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट है तो उसमें आप पोजीशन कंसिडर कर लो कि मान लो अनसर्टेनिटी पोजीशन ये है, डेल्टा एक्स ये है, डेल्टा वी निकाल लो, एच पता है हमें, 4 पाई पता है, एम पता है, डेल्टा वी निकाल लो। अगर डेल्टा वी की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत कम आती तो हम कह सकते थे हाँ मूव कर सकता है, कि इतनी वेलोसिटी तो होती है। लेकिन जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रॉन भी एक वेव है, लेकिन उसकी स्पीड लाइट के बराबर नहीं है बेटा। हम देख लो आप, कंपेरेबल में भी अगर हम कहें तो उसकी वेलोसिटी होती है 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, लाइट की होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बराबर है, थोड़ा सा है, कम है, थोड़ा सा कम है, बराबर नहीं है, समझे। इसलिए इलेक्ट्रॉन को बहुत फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वेव की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं है वो। ठीक है, नोट डाउन।
चलो जी, नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, फटाफट खींचते हैं इसको, दूसरी एप्लीकेशन पे आते हैं इसकी। चलो ध्यान से देखो दूसरी एप्लीकेशन क्या है। देखो जो दूसरी इसकी एप्लीकेशन है वो ये है कि एक सिंपल सा था, बोहर ने क्या कहा था, देखो अकॉर्डिंग टू बोहर, देखो बोहर ने जो अपना रेडियस दिया था वो क्या था 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम, और बोहर ने अपनी वेलोसिटी कितनी दी थी 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, n बाय z, याद करो। ठीक है, सॉरी z बाय n, z बाय n मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये दिया था। तो जो उसका कंसेप्ट था, यहाँ पे z था एटॉमिक नंबर, ठीक है, z यहाँ पे क्या है एटॉमिक नंबर। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करता हूँ फॉर हाइड्रोजन, तो z तो 1 हो गया। तो अगर मैं रेडियस निकालूँ, ध्यान से देखो, ठीक है, अगर मैं रेडियस निकालूँ तो रेडियस आएगा 0.529, फर्स्ट रेडियस की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट की, ठीक है, तो ये आएगा इतना एंगस्ट्रॉम, ठीक है, जिसे बोहर रेडियस कहते हैं हम। आपको याद है मैंने कहा था R0 या A0, ये तो 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द वेलोसिटी, इट वुड बी 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट की बात कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये है कि बोहर ने कहा था कि यहाँ पर ये ऐसा एटम है और ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो रेडियस है वो है इतना 0.529 एंगस्ट्रॉम, और उसकी जो वेलोसिटी है जिसकी वजह से ये भाग रहा है, ये वेलोसिटी ये है 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ध्यान दो, इसका मतलब ये है कि आपको स्पीड पता है ना, आपको स्पीड पता है, आपको वेलोसिटी पता है, आपको स्पीड पता है, आपको वेलोसिटी पता है, यानी कि स्पीड भी पता है आपको, स्पीड पता है और आपको यहाँ पर डिस्टेंस भी पता है, यानी कि आप लोकलाइज कर सकते हो, उसकी पोजीशन को लोकलाइज कर सकते हो। भाई आपको रेडियस पता चल गया, आपको वेलोसिटी पता चल गया, तो आप तो लोकलाइज कर लोगे, यानी कि इट मीन्स वी कैन लोकेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, वी कैन लोकेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वेलोसिटी पता है आपको, रेडियस डिस्टेंस पता हुआ है, तो सबको सब लोकेट कर सकते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जी, यहाँ पर है, इस पोजीशन पर है, इतनी वेलोसिटी है, यही बात हुई ना, इस पोजीशन पर है, इतनी वेलोसिटी आप निकाल सकते हो आराम से। बट ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी ने इस चीज़ को वॉयलेट कर दिया, ठीक है, बट इट वॉज वायलेटेड बाय हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, आंसर। क्योंकि देखो क्यों हुआ ऐसा, समझो बेटा, देखो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी पी डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 होता है, ठीक है, और आप लिख सकते हो डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 होता है ना। तो अब अगर मान लो डेल्टा एक्स पोजीशन फिक्स हो गई, पोजीशन फिक्स हो गई, इफ डेल्टा एक्स इज फिक्स्ड, तो यहाँ पर तो ये तो फिक्स हो गया आपका, यानी यहाँ पर एरर 0 हो गया, फिक्स, यानी कि डेल्टा एक्स क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। चलो पहले आप इतना नोट कर लो, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, फटाफट नोट करो, मैं समझा देता हूँ कैसे। दोनों चीज़ें मैं बता देता हूँ, ठीक है, चलो फटाफट समझ लेते हैं। देखो बोहर ने दे दिया था रेडियस 0.529 एंगस्ट्रॉम, वेलोसिटी 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकाल सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी निकाल सकते हैं, मास पता है, वी ये पता है, डिस्टेंस पता है, सब कुछ निकाल दे, डिस्टेंस निकाल दे, मोमेंटम भी निकल जाएगा। बट हाइजेनबर्ग ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, सिमिल्टेनियसली एक ही वक्त में दोनों चीज़ कैसे निकल जाएगी, कोई एक चीज़ निकली है तो पोजीशन निकलेगी, वेलोसिटी निकलेगी।
क्यों? क्योंकि डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. नाउ इफ डेल्टा एक्स इज फिक्स्ड, दैट इज सर्टेन है, आपको पता उसकी वैल्यू, तो डेल्टा एक्स अगर ये है मतलब पोजीशन फिक्स है, इफ़ पोजीशन इज फिक्स, पोजीशन लिख देते हैं, पोजीशन इज फिक्स दैट इज सर्टेन, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. सर एरर तो है ही नहीं, यानी कि दैट इज़ नो एरर, दैट इज़ नो एरर. तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? 0. अगर डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा तो उस केस में डेल्टा वी क्या हो जाएगा बताओ? एच अपॉन 4 पाई 0. व्हाट इज दिस? इन्फिनिटी. यानी डेल्टा वी क्या हो जाएगा बेटा आपका? इन्फिनिटी हो जाएगा. वहीं अगर डेल्टा वी इज़ फिक्स यानी वेलोसिटी इज फिक्स, velocity of electron is fixed or certain, then delta v equal to 0 है ना. डेल्टा v 0. अब इक्वेशन क्या? डेल्टा x m डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई. तो यहाँ पर डेल्टा x क्या आ जाएगा? m डेल्टा x क्या आ जाएगा बेटा? h अपॉन 4 पाई डेल्टा v. डेल्टा v तो 0 है, तो m डॉट डेल्टा x ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई इंटू 0 है ना. तो m डॉट डेल्टा x क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी. यानी डेल्टा x क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी. यानी आपको आप कितना ज़्यादा एरर होगा देखो. अनसर्टेन पोजीशन कितना होगा? इनफाइनाइट. अनसर्टेन वेलोसिटी क्या होगा? इनफाइनाइट. तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि इन सिमिलटेनियस से आप दोनों चीज़ निकाल लोगे? नॉट पॉसिबल ना. तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक सब एटॉमिक पार्टिकल का दोनों चीज़ें निकाल पाओ. इट इज़ नॉट पॉसिबल, सिंपली नॉट पॉसिबल. ओके, सो वी हैव कवर्ड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस. इसमें मैंने आपको कुछ डेरिवेशन कराई हैं, कुछ इसके एप्लीकेशन है. ये 2 एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस एप्लीकेशन ने तो पूरी तरह बोर के थ्योरी के, बोर के मॉडल की धज्जियाँ उड़ा दी, ख़त्म कर दिया. ठीक है, तो फिर कौन सा मॉडल ऑफ एटम आएगा? कौन सा मॉडल ऑफ एटम होना चाहिए? तो ऑब्वियस है हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे कि ऐसा मॉडल ऑफ एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन का डुअल कैरेक्टर हो, क्योंकि इसने तो पार्टिकल कैरेक्टर कंसिडर किया था. तो वो जो जिसने डुअल कैरेक्टर को कंसिडर किया वो था आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. ठीक है, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन वेव की इक्वेशन आई थी, जिसे कहा गया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. सो वी विल टेक दैट कंसेप्ट ऑन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, तब तक कीप वर्किंग हार्ड. एनी डाउट आप कमेंट में लिखिए, आई डेफिनेट रिप्लाई. और पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए. ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.